नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। यूपी चुनाव की सरगर्मियां शबाब पर हैं। चुनावी रैलियां, आश्वासन, वादे, आरोप प्रत्यारोप, चुनावों से जुड़े सभी रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही एक और पहलू इन चुनावों में सरेआम नजर आ रहा है। दरअसल विधानसभा चुनावों में खरीदे जा रहे हैं टिकट। राजनीतिक दलों पर आरोप है कि पैसे लेकर उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं और उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। दिखाएंगे इसी पहलू से जुड़ी एपीएन की कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और बताएंगे क्या पैसों के दम पर होता है प्रत्याशी का फैसला। बताएंगे पीएम मोदी ने कैसे बताया अपने और श्री कृष्ण के बीच में समानता। ये भी बताएंगे कि विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों के बीच कैसे अकेले पड़ रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कैसे शुरू हुआ बीजेपी और शिवसेना के बीच कार्टून वॉर। कौन बना तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री। बिहार के राज्य कर्मचारी कैसे राज्य और देश के बाहर भी नहीं कर पाएंगे मद्रापान। मोमेंटम झारखंड में क्यों दिख रही मोमेंटम की कमी। यह भी बताएंगे कि 2005 में दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में क्या आया फैसला। और बात करेंगे इसरो के 104 सैटेलाइट के सफल लॉन्च की, जहां पूरी दुनिया ने तारीफ की, वहीं आखिर क्यों चिढ़ गया चीन। साथ में और भी बहुत कुछ। चुनावी समर में सभी पार्टियां अर्जुन बन गई हैं और सत्ता रूपी मछली की आंख पर सबकी नजर है। लेकिन इस दौर में ये पार्टियां इस बात से भी गुरेज नहीं कर रही हैं कि उनके ऐसे कदमों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर भी आंच आ रही है। और खास बात यह है कि खुद को दूसरों से अलग बताने वाली और राजनीति में चाल चरित्र और शिष्टता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी इससे अलग नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों के लिए वोट पड़ चुके हैं। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को 2019 के आम चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और दिल्ली की सत्ता की ख्वाब देख रही सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में सत्ता हथियाने के लिए साम दाम दंडभेद की नीति पर चल रही हैं। सभी पार्टियों पर टिकटों की खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। अभी तक ऐसी बात बहुजन समाज पार्टी के लिए कही जाती थी। टिकट बेचने को लेकर बीजेपी के बड़े से बड़े नेता ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जमकर हमला किया है। लेकिन यूपी चुनाव में पार्टी में टिकटों के बंटवारे को लेकर पार्टी पर ही सवाल उठने लगे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी में ये सब काफी पहले से ही चल रहा है और शायद सबसे पहले इस बात को पार्टी के कद्दावर नेता और बाद में उपराष्ट्रपति रहे भैरों सिंह शेखावत ने उठाया था, लेकिन उन्हें नसीहत देकर चुप करवा दिया गया था। अब उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान ऐसे आरोपों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन पार्टी चुप है। दूसरों के दामन पर लगे दाग को उजागर करने में सबसे आगे रहने वाली पार्टी को अपने दामन पर लगे दाग नहीं दिख रहे। शायद पार्टी इस नीति पर अमल कर रही है कि टिकट तो हर जगह बिकता है। बस में जाइए, ट्रेन में जाइए या फिर सिनेमा देखने जाइए, तो फिर लोकतंत्र का टिकट बेचने में क्या हर्ज। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आज अपना दल के नेता दिनेश शुक्ला ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने अनुप्रिया पटेल के पति पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक इस खरीद फरोख्त के विरोध में पार्टी के तमाम जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी 17 फरवरी को इस्तीफा देंगे। दिनेश शुक्ला अपना दल के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और अनुप्रिया पटेल मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी की। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर लग रहे कार्यकर्ताओं के गंभीर आरोपों ने दल के पार्टी की मुश्किलों को 2 गुना बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब बीजेपी के लिए चुनौती बनता जा रहा है। बीजेपी जहां एक ओर सब कुछ ठीक होने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर संगठन के भीतर और बाहर दोनों तरफ विरोध की चिंगारी अब भी सुलग रही है। यही नहीं, आज अब उसके सहयोगी दलों पर भी आ रही है। वाराणसी की रोहनिया विधानसभा के अनुप्रिया गुट के 300 से अधिक कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इनका आरोप है कि अपनी लाल बत्ती बचाने के चक्कर में अनुप्रिया ने ये सीट बीजेपी के पाले में डाल दी, जबकि रोहनिया अनुप्रिया के पिता सोनेलाल पटेल की जन्म और कर्म भूमि दोनों रही है। रोहनिया सीट को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष सिंह ने भी इल्जाम लगाया था। पूरी बात यही थी, जैसे उनसे मैं निवेदन करने गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो है 25 लाख रुपए जो है जी तब टिकट मिलेगा जी। प्रधानमंत्री के गढ़ में कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। उधर अनुप्रिया पटेल रूठों को मनाने की बात कह रही हैं। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता भी सभी जगह लगे हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं
और मुझे लगता है कि दोनों दलों के बीच में जो समन्वय है, उससे जो हम एक कल्पना हमने की है उत्तर प्रदेश को बदलने की, उसमें परिवर्तन लाने की, उसमें हम कामयाब होंगे। अगर कहीं कोई गतिरोध है तो उसको बातचीत करके जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। कार्यकर्ताओं के इन गंभीर आरोपों का बीजेपी और उसके सहयोगी दल पर कब और कितना फर्क पड़ेगा, इसका पता चुनाव परिणाम के बाद ही लग पाएगा। गौरव शर्मा, एपीएन, वाराणसी। तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल यहां पर साबित हो सकती है आने वाले 5 चरणों वाले मतदान के लिए, क्योंकि बीजेपी यहां पर कुछ कमजोर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अपने ही लोग उसको घेरने में लगे हुए हैं और कई तरह के सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी तुलना भगवान कृष्ण से करते हुए कहा कि भले ही उनका जन्म गुजरात में हुआ, लेकिन वो यूपी के ही बेटे हैं और यूपी की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। वहीं मोदी जी अखिलेश पर ऐसे शब्द संधान कर रहे हैं कि विरोधियों को भी हैरानी हो रही है। उन्होंने अखिलेश यादव पर परिवार विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी की बहन बेटियां आपकी बहन बेटियां नहीं है क्या? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यूपी के रण का दूसरा चरण आते आते पीएम मोदी ने अपना विशाल विश्व रूप दिखाना शुरू कर दिया, जैसा महाभारत में कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। के लिए ठहरता ही नहीं। कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, अब तुम मेरे अनेक अलौकिक रूपों को देखो। उसी तरह बाराबंकी में पीएम मोदी ने घोषणा कर दी, अहम ब्रह्मास्मि। नारायण भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पे पैदा हुए, गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाइयों। नारायण की बातें सुन रहा। पीएम मोदी ने यूपी के प्राणी मात्र को इशारों ही इशारों में संदेश दिया कि भगवान कृष्ण और उनमें कोई बहुत फर्क नहीं है। जन्म और कर्मस्थली केवल अदल बदल गई है। हालिया दिनों के बयानों से उनके ब्रह्म रूप के दर्शन भी होने लगे थे। जब उन्होंने कांग्रेसियों को धमकाया था कि खामोश, तुम्हारी कुंडली खोलकर रख देंगे। अब बचपन से पिछड़ा यूपी का बेटा बरसों बाद लौटा है। खुद को गोद लिया बेटा बता रहा है, सेवा करने की बात कर रहा है। अर्जुन के प्रश्न। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। केवल अर्जुन के नहीं थे। सब जानते हैं नेता लोग वोट के लिए सबको माई बाबूजी बना लेते हैं, लेकिन यूपी करे तो करे क्या। इस युग के लिए एक तरफ अपना बेटा जो यहीं रहकर सेवा कर रहा है, तो दूसरी तरफ गोद लिया बेटा जो खुद को कृष्ण बताकर अभी से हमारा भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी यूं ही हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का एहसास कराया और जनता से कहा कि रण के 2 चरण वो जीत चुके। कहा, तुम तो निमित्त पात्र हो पार्थ, ये सब तो पहले ही मर चुके। पीएम ने मानव देहधारियों को सैटेलाइट लॉन्च, सर्जिकल स्ट्राइक समेत अपनी तमाम लीलाओं से परिचय कराया और कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज चुटकी बजाते ही माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जनता है कि असमंजस में है। उसे लगता है कि चुनाव बाद भगवान कहीं अंतर ध्यान तो नहीं हो जाएंगे, तब हम अपने बेटे के पास किस मुंह से जाएं। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। कुरुक्षेत्र की ओर मुंह करके खड़ा हो जा। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और 5 चरणों के लिए वोट डाले जाने हैं। सभी पार्टियों के कद्दावर नेता रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे कार्यकर्ता स्थानीय नेताओं के साथ जनसंपर्क के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं और वोटरों को पार्टी नीतियां समझाने में लगे हुए हैं। जहां एक और बीजेपी के पास स्टार प्रचारकों की एक बड़ी फौज है, वहीं सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी के लिए केवल अखिलेश यादव ही ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वन मैन आर्मी बने हुए हैं। उन्हें कुछ स्थानों पर राहुल गांधी का साथ मिल रहा है, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मुलायम सिंह यादव की कमी गठबंधन के नेताओं को काफी खल रही है। यूपी चुनावों के लिए सभी दल जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनावी माहौल में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं,
तो वहीं मायावती इस चुनावी वैतरणी में बीएसपी की घेवर हार बनी हुई हैं। वैसे मायावती इससे पहले भी अपने दम पर बीएसपी को चुनाव जिता चुकी हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी टीम काम कर रही है। चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बहुल्य सीटों पर प्रचार के लिए पार्टी ने फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ और विनय कटियार को मैदान में उतारा, तो यूपी मध्य और अवध क्षेत्र के लिए उमा भारती और स्मृति ईरानी पार्टी का प्रचार कर रही हैं। साथ ही ठाकुरों को रिझाने के लिए राजनाथ सिंह और ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ने के लिए कलराज मिश्रा ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी ओर सपा से अखिलेश यादव अकेले पड़ रहे हैं। इस बार पार्टी के लिए न तो मुलायम सिंह यादव और न ही शिवपाल यादव प्रचार में उतरे। मुलायम ने केवल शिवपाल और छोटी बहू अपर्णा के लिए मतदाताओं के बीच पहुंचकर वोट मांगे। पार्टी के मुस्लिम चेहरे आजम खान, अबू आजमी भी नदारद हैं। मुलायम के पुराने सहयोगी बेनी प्रसाद वर्मा भी चुनावी रैलियों में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी ही सबसे ज्यादा रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया। वैसे भी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की ओर से केवल गांधी परिवार को चुनाव प्रचार के लिए मांगा जा रहा है। गठबंधन के बावजूद सपा नेताओं ने वोट मांगने के लिए गांधी परिवार के अलावा किसी दूसरे कांग्रेस नेता को नहीं बुलाया। दरअसल कांग्रेस में दूसरी कतार के नेताओं के चुनाव प्रचार को लेकर समाजवादी पार्टी उत्साहित नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता इसलिए भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल में कई घोटाले हुए थे और इस नाजुक घड़ी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के दागी नेताओं से दूर रहना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से लेकर चुनावी सभाओं में यूपीए सरकार के समय हुए घोटालों को निशाना बना रहे हैं और यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी निशाना साध रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के घोटालों का खामियाजा समाजवादी पार्टी के नेता नहीं भुगतना चाहते। अभी तक ये देखा गया है कि राहुल के बाद कांग्रेस की ओर से राज बब्बर ही चुनाव प्रचार में ज्यादा सक्रिय हैं। सबसे आश्चर्य इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद भी सपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर रहे। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार के लिए आग्रह किया गया था, लेकिन प्रियंका गांधी अभी तक अपने तय कार्यक्रमों के हिसाब से वोट की अपील करने के लिए राज्य में नहीं आई हैं। इस असमंजस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। सचिन शर्मा, APN। 2 चरण के मतदान बीत चुके हैं, 5 चरण के मतदान बचे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता असमंजस में है। सपा कांग्रेस कार्यकर्ता असमंजस में है कि आखिर मुलायम सिंह यादव और साथ ही प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी फॉर्म में कब नजर आएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिरकार सपा के गढ़ में अखिलेश को किसका डर है? कौन है जो मैनपुरी में, इटावा और कन्नौज में असर डाल सकता है? क्या शिवपाल फैक्टर चुनाव में असर डालेगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने मैनपुरी और इटावा की सभा में बाहरी ताकतों का जिक्र तो किया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। अखिलेश को डर है कि सपा करे इस मजबूत गढ़ में सैन न लग जाए। परिस्थितियों के हिसाब से फैसला न लेता तो पता नहीं हमारा रास्ता क्या होता, बताओ। इसलिए मान लो अगर विधायक और पार्टी के संगठन के लोग अगर मेरे साथ खड़े हो गए और अगर मेरे साथ 10 विधायक होते, संगठन के लोग मामूली होते, तो सोचो हमारी हैसियत और हालत क्या कर दी गई होती। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में मैनपुरी में मतदान होना है। वैसे तो यह परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की सीट रही है, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ सकता है। 2012 के चुनाव में सभी 4 सीटें जीतने वाली सपा इस बार मुश्किल में दिखाई दे रही है और इसकी तस्दीक मैनपुरी की चुनावी रैली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान से भी होती है। अखिलेश को डर है कि इटावा, कन्नौज और मैनपुरी जैसे सपा के परंपरागत इलाकों में शिवपाल फैक्टर असर डाल सकता है, लिहाजा वो मतदाताओं को सचेत करने में जुटे हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग, हालांकि इस विधानसभा में तो नहीं हराएंगे, यहां तो नहीं कुछ कर रहे होंगे, हो सकता है बगल की विधानसभा में गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए ये चुनाव साइकिल का है और चुनाव हमारा भी है, क्योंकि हमें भी तो मुख्यमंत्री बनना है। भले ही अखिलेश ने मुलायम को सक्रिय राजनीति से किनारे कर दिया हो, लेकिन मुलायम के नाम की कीमत उन्हें पता है। हमारे दिमाग में और दिल में कहीं कंफ्यूजन नहीं है कि ये पार्टी हमारी है, ये पार्टी नेताजी की है। लेकिन अगर राजनीति का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए कम से कम कुछ लोगों ने
हमें भी राजनीति में परीक्षा लेने की काम किया, बहुत परीक्षा ली उन्होंने हमारी, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती सपा के किले को बचाने की है। इटावा, कन्नौज, मैनपुरी में हार का मतलब क्या है, अखिलेश यादव इसे बखूबी जानते हैं। लिहाजा वो किसी भी कीमत पर यहां शिवपाल फैक्टर को हावी नहीं होने देना चाहते और इसलिए वो इन इलाकों में पूरा जोर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इन चुनावों में कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, चाहे बीएसपी की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या फिर खुद समाजवादी पार्टी की बात की जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस बार राजघरानों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। यूं तो देश में अब रजवाड़े नहीं रह गए हैं, लेकिन कई राजघरानों के वारिस भी चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजघरानों में सबसे पहले बात अमेठी की, जहां राजा संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह इस बार चुनावी मैदान में है। उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। गरिमा सिंह अमेठी के राजमहल भूपति भवन पर कब्जे को लेकर चर्चा में रही हैं। गरिमा सिंह को जिताने के लिए उनके बच्चों महिमा सिंह और अनंत विक्रम सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रतापगढ़ जिले के भदरी राजघराने से राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनावी मैदान में हैं। इस इलाके में इनका खासा दबदबा माना जाता है। साल 1993 से लगातार वो कुंडा से जीतते आ रहे हैं। कुंडा में आज भी उनकी ही तूती बोलती है। हालांकि अखिलेश सरकार के कार्यकाल के दौरान कुंडा में पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद राजा भैया का नाम भी सामने आया था। इस वजह से अखिलेश सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। इस हत्याकांड के बाद से ही अखिलेश और राजा भैया के रिश्तों की डोर काफी कमजोर पड़ गई। रायबरेली की तिलोई रियासत की भी अपनी एक अलग पहचान है। इस रियासत के राजा मयंकेश्वर सिंह महल से निकलकर साल 1993 में पहली बार जनता की चौखट पर वोट मांगने पहुंचे थे। तब से 5 बार इस विधानसभा से वो चुनाव लड़ चुके हैं और जनता ने 3 बार उनको जीत का सेहरा पहनाकर विधानसभा तक पहुंचाया है। इस बार फिर वो चुनावी मैदान में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा के भदावर रियासत का भी बड़ा नाम रहा है। इस रियासत से जुड़े राजा महेंद्र अरिदमन सिंह 2007 में हुए विधानसभा चुनाव को छोड़कर 1989 से जीतते आ रहे हैं। अरिदमन सिंह इस बार समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। इस बार उन्होंने अपनी पत्नी रानी पक्षालिका सिंह को मैदान में उतारा है। राजघरानों के अलावा यदि उत्तर प्रदेश के कुछ नवाबों के परिवार पर नजर डाले तो रामपुर के नवाब घराने का नाम पहले आता है। रामपुर का नूर महल इस पुराने घराने की शान का प्रतीक माना जाता है। नवाबों का ये घराना दशकों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इसी घराने की नूर बानो जहां कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंच चुकी हैं, वहीं बेटे नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां 4 वर्षों से विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब इन राजघरानों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी या फिर पार हो जाएगी, ये जनता को तय करना है। बात करते हैं बीजेपी के एक ऐसे बेबाक नेता के बारे में जिनके बेबाक बयान हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती की जीत का दावा कर सबको चौंका दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर दावा किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह मायावती भी जीत हासिल करेंगी। हालांकि कुछ वक्त बाद उन्होंने अपने ट्वीट में संशोधन कर मायावती की जगह नमो लिख दिया, लेकिन अब उनके विरोधियों को नमो यानी नरेंद्र मोदी की ट्रंप से तुलना करने पर ऐतराज हो रहा है। यूपी चुनाव के पहले 2 चरण के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इनमें बीजेपी और बीएसपी भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी और मायावती अपनी रैलियों में इसका जिक्र भी कर रहे हैं। यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी दुविधा में है, लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी मायावती की जीत को लेकर विश्वास से भरे हैं। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपी चुनावों में बीएसपी की जीत की भविष्यवाणी की है। उन्होंने बीजेपी की दुर्विरोधी बसपा सुप्रीमो मायावती की यूपी में जीत की बात कही है। अपने ट्वीट में उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की, कमोवेश वैसे ही अंदाज में मायावती को जीत हासिल होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर इस ट्वीट को लेकर बहस शुरू होते ही उन्होंने एक और ट्वीट के जरिए सफाई पेश की। अपने दूसरे ट्वीट में स्वामी ने लिखा कि यूपी चुनावों से जुड़े अपने ट्वीट में मैं नमो यानी नरेंद्र मोदी कहना चाहता था, लेकिन लापरवाही में मायावती लिख दिया। गलती के लिए खेद है। उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना पहला ट्वीट हटा दिया। अब ये गलती थी या स्वामी के मन से निकली बात,
लेकिन इतना तो तय है कि उनके इस कदम से बीजेपी की स्थिति असहज हुई है, जबकि मायावती को इस ट्वीट से कहीं न कहीं खुशी जरूर हुई होगी। सुब्रमण्यम स्वामी को नजदीक से जानने वालों को ये पता है कि वो राजनीति के ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो ऐसी गलतियां करें, लिहाजा इस ट्वीट पर बहस शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुब्रमण्यम स्वामी के हर बयान के कई मतलब यहां पर निकाले जाते हैं और काफी गहराई की बात करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को जाना जाता है। बीजेपी यहां पर थोड़ी मुश्किल में जरूर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन पर जोरदार हमले करने पर जुटी हुई है। वहीं बीजेपी अपने 22 वर्ष पुरानी सहयोगी पार्टी के शिवसेना के खिलाफ भी जबरदस्त मोर्चा खोले हुए है। BMC और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ अखबार, कार्टून, वीडियो यानी मीडिया के हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि शिवसेना के मुखपत्र सामना को 3 दिन के लिए छपने से रोका जाए। इस चिट्ठी के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं। शिवसेना के कमजोर पड़ते ही बीजेपी महाराष्ट्र में ही उसको अपनी हैसियत याद दिलाने में लगी हुई है। 25 बरस में पहली बार बीजेपी को पता चला है कि शिवसेना खाऊ सेना है। BMC और महाराष्ट्र के निकाय और BMC के चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने शिवसेना से पुराने रिश्तों का कोई लिहाज नहीं किया। एनिमेशन सीरीज बनवाकर ये साबित करने की कोशिश जारी है कि शिवसेना टैक्सी वालों से भी हफ्ता वसूलने में कोई मुरव्वत नहीं करती। फिल्म प्रोड्यूसर से भी वसूली होती है। एक दूसरी फिल्म में दिखाया गया है कि सड़क के गड्ढे भरने के लिए सड़क में ही दूसरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। किसी वीडियो में भ्रष्ट इंजीनियरों, ठेकेदारों को पैसे लेकर छोड़े जाने का आरोप लगाया गया है। यही नहीं, शिक्षा में भी घोटाले का आरोप लगाया गया है। हालात ये है कि बीजेपी ने निकाय चुनाव के दौरान शिवसेना के मुखपत्र सामना का प्रकाशन बंद करने की चुनाव आयोग से अपील की है। वहीं उद्धव ठाकरे ने पलटकर इस आरोप की तुलना आपातकाल से करते हुए जवाब दिया कि ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मुंह भी बंद कराना चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी के मनमोहन सिंह पर रेनकोट वाले बयान की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें बाथरूम में झांकने की राजनीति बंद करनी चाहिए। पीएम के विपक्ष की जन्म कुंडली खोल देने वाले बयान पर भी ठाकरे ने उन्हें नसीहत दी थी। यहाँ तक कि यूपी में किसानों की कर्ज माफी का वादा करने पर पीएम मोदी से पूछा कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार होते हुए भी सैकड़ों किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हुए, लेकिन कर्ज माफी क्यों नहीं दी गई। शिवसेना ने राज्य में बीजेपी गठबंधन सरकार से किसी भी वक्त नाता तोड़ने का ऐलान किया है। शिवसेना भी बीजेपी को बेनकाब करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का ऐलान करने वाली बीजेपी के ही दफ्तर में महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं के डांस का वीडियो जारी हुआ है। मुंबई के मीरा रोड भायंदर के बीजेपी दफ्तर में मस्त होकर नाचते कार्यकर्ताओं के इस वीडियो के जरिए बीजेपी के दोहरे पैमानों को उजागर किया गया है। बहरहाल पहले चरण का मतदान हो चुका है और 21 फरवरी तक दोनों पार्टियों के बीच इसी तरह भंकस जारी रहेगा। 23 फरवरी को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। अजय कुमार, APN। तो जहां शिवसेना बीजेपी एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, वहीं आज शिवसेना और बीजेपी के बीच में ऐसी दरार पड़ गई है जो पट नहीं पा रही है। बात करेंगे तमिलनाडु की। E.K. पलानीसामी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। पलानीसामी सहित 30 मंत्रियों को राज्यपाल C. विद्यासागर राव ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पलानीसामी पिछले 2 महीने के अंदर तमिलनाडु के तीसरे CM हैं।
एआईएडीएमके में पिछले कुछ दिनों से चली आ रही उठापटक फिलहाल खत्म हो गई है। गवर्नर सी विद्यासागर राव ने शशिकला खेमे के पलानीसामी को सरकार बनाने का न्योता दिया, जिसके बाद पलानीसामी 2 महीने के भीतर तमिलनाडु के तीसरे मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। हालांकि विपक्ष को इस बात का संदेह है कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कि 124 में से 8 ही लोग अलग होकर पनीरसेल्वम के यहाँ गए तो वो सरकार गिरी, पळनीसामी की क्या सरकार गिरी। तो ये छोटे से बहुमत रखकर क्या सरकार बना पाएंगे? Not only 124, except OPS, that is 134 MLAs are with us. दिसंबर में जयललिता के निधन के बाद ओ पन्नीरसेल्वम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे और इसके बाद पार्टी में शशिकला को सीएम बनाने की कोशिशें शुरू हुई थी और फिर पन्नीरसेल्वम इस्तीफा देने के बाद बागी हो गए थे। लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला को जेल जाना पड़ा, जिसके बाद शशिकला ने पलानीसामी को विधायक दल का नेता बनाया और कांग्रेस ने बीजेपी पर पूरे मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में राजनीति खेल रही है? सबसे ज्यादा जरूरी है तमिलनाडु के लोगों को एक स्थिर सरकार मिले, एक स्थायी सरकार मिले और तमिलनाडु में वहां सिटीजन सर्विसेज यानी कि लोगों के काम शुरू हों। जो कानून है वो अपना काम कर रहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके तहत जो है वो राजभवन और राज्यपाल जी काम कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पन्नीरसेल्वम की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है। उन्होंने शशिकला को महासचिव बनाए जाने के खिलाफ शिकायत की। पन्नीरसेल्वम का आरोप है कि शशिकला को जनरल सेक्रेटरी बनाए जाना पार्टी के संविधान के खिलाफ है। एआईएडीएमके के संविधान के मुताबिक पद के लिए 5 साल तक पार्टी का सदस्य होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन। ए पलानीसामी की बात की जाए तो ए पलानीसामी सलेम जिले के ईडापड़ी विधानसभा से विधायक हैं। पलानीसामी 4 बार 1989, 1991, 2011 और 2016 में विधायक रह चुके हैं। जब जयललिता को दिल का दौरा पड़ा था और वो अस्पताल में भर्ती हुई थी, तब उनके उत्तराधिकारियों के नाम में ए पलानीसामी का नाम भी आया था। वो काफी लंबे समय से पार्टी का हिस्सा रहे हैं और जयललिता के भरोसेमंद लोगों में से एक थे। 2 मार्च 1954 को अंधियार में जन्म लेने वाले पलानीसामी ने बीएससी की डिग्री हासिल की है। पलानीसामी 1998 से 99 तक संसद में भी रह चुके हैं। पलानीसामी तमिलनाडु सीमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वहीं तमिलनाडु की किंग मेकर वी.के. शशिकला ने जेल में पहली रात किसी आम कैदी की तरह बिताई। उन्हें सोने के लिए कालीन दिया गया था। बेंगलुरु सेंट्रल जेल के महिला ब्लॉक में बंद शशिकला ने क्लास ए कैदी की तरह सुविधा देने की मांग की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। केंद्रीय कारागार में शशिकला कैदी नंबर 9234 है। सत्ता के संघर्ष से शुरू हुई लड़ाई सलाखों तक पहुंच गई और शशिकला के सारे सपने चकनाचूर हो गए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने शशिकला के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। बोस गार्डन में रहने वाली चिन्नम्मा यानी कि शशिकला को बेंगलुरु के केंद्रीय कारागार के महिला सेल में बंद होना पड़ा। कैदी नंबर 9234 शशिकला को जेल में एक टीवी सेट, गद्दा और टेबल फैन दिया गया है। शशिकला को जिस सेल में रखा गया है उसमें पहले से ही 2 महिला कैदी हैं। शशिकला को जेल में 3 साड़ियां मिली हैं। शशिकला जेल में अपनी बची हुई 3 साल 10 महीने की सजा काटेंगी। तमिलनाडु में सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने वाली शशिकला को परपन्ना अग्रहा जेल में मोमबत्तियां बनाने का काम दिया गया है। इसके लिए उन्हें रोजाना 50 रुपए मेहनताना दिया जाएगा। साल 2014 में शशिकला जब दिवंगत जयललिता के साथ जेल में गई थी, तब उन्हें कैदी नंबर 7403 मिला था। शशिकला ने अपील की थी कि उन्हें जेल में उसी सेल में रखा जाए जिसमें पहले जयललिता को रखा गया था, लेकिन जेल प्रशासन ने उनकी इस अपील को ठुकरा दिया। शशिकला लाइब्रेरी में अखबार पढ़ सकती हैं, साथ में टीवी भी देख सकती है। इसके अलावा उन्हें कोई खास सुविधा नहीं दी गई है। उन्हें आम कैदियों जैसा ही रखा गया है। अदालत ने शशिकला की वीआईपी स्टेटस देने की अपील ठुकरा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन। नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री टी.आर. जयलियाग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के अनुसार जेलियांग ने हाल में हुई हिंसा की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया है। बता दें कि राज्य के शहरी निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का नगा आदिवासी समूहों ने पुरजोर विरोध किया था। इसे लेकर हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए थे। जगह जगह सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए जो नागालैंड के जेलियांग में हाल ही में हिंसा की जो जिम्मेदारी ली गई है के तहत पद से इस्तीफा यहां पर दिया गया है। शहरी निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का नगा आदिवासी समूहों ने विरोध भी किया था। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं नागालैंड के दीमापुर में मौजूद एपीएन संवाददाता वेलरी से। वेलरी, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? अगर सीएम की बात की जाए, नागालैंड के जो मुख्यमंत्री थे टी.आर. जेलियांग, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अब क्या कुछ हालात वहां पर बने हैं? किस तरह के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं? हाँ हिमांशु, पिछले 15-20 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है और इनडेफिनेट कर्फ्यू चल रहा है, जहाँ की सारे ऑफिशियल गाड़ियों को, गवर्नमेंट गाड़ियों को जाने नहीं दे रहे। गवर्नमेंट ऑफिसेस भी बंद है। पिछले 15 दिन से, लगभग 15 दिन से ये सब चल रहा है, क्योंकि जैसे आपने बोला था 30 जैन को एक वायलेंस हुआ था, क्लैश हुआ था, जहाँ पे 2 सिविलियंस पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। तो तब से जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, जो नागालैंड के सारे ट्राइबल कमिटीज के एक हेड बॉडी है, तो उनके डिमांड, तब से वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि टी.आर. जेलियांग स्टेप डाउन करे। तो इसी वजह से प्रेशर में आके टी.आर. जेलियांग अभी 1 घंटे पहले उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। वो अभी दिल्ली में ही है गवर्नर के साथ, लेकिन अभी नागालैंड में 1-2 दिन में नया गवर्नर हो जाएगा। अभी के लिए ये बोल रहे हैं कि एनपीएफ का जो प्रेसिडेंट है शिरोजिले, डॉक्टर शिरोजिले लिजेत्सु, उनको नया सीएम बनाएंगे। शुक्रिया वेलरी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे नीतीश कुमार की सख्ती की। शराबबंदी पर बिहार सरकार और सख्त हो गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है। इसके तहत वो न सिर्फ बिहार में बल्कि राज्य और देश के बाहर भी कहीं पर भी शराब नहीं पी सकते। बिहार सरकार के कर्मी और न्यायिक सेवा के पदाधिकारी अगर शराब पीते हैं तो यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दे दी गई। पहले राज्य कर्मियों की आचार संहिता में ड्यूटी के दौरान और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने की मनाही थी। अब यह नियम बिहार से बाहर तैनाती के दौरान भी राज्य कर्मियों पर लागू होगा। इस संबंध में बिहार सरकारी सेवक और आचार नियमावली 1976 और बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल 2017 में संशोधन किया गया है। नियमावली में साफ लिखा है कि राज्य सरकार के कर्मी पेय या ऐसी औषधि का सेवन नहीं करेंगे। साथ ही ऐसे सरकारी सेवक जहां पर तैनात होंगे वहां लागू कानून का सख्ती से पालन करेंगे। सरकार की आचार संहिता नियमावली में शराब और प्रतिबंधित मादक औषधि नहीं पीने का प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी सेवक उक्त पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी की अधिसूचना जारी की थी, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार पिछले साल 2 अक्टूबर को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लेकर आई, जो राज्य में प्रभावी है। वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर झारखंड में भी आज निवेश बढ़ाने के मकसद से मोमेंटम झारखंड की शुरुआत हुई। 2 दिन के इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। इस मौके पर मोमेंटम झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। सम्मेलन में देश विदेश के कई उद्योगपति और प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का मकसद राज्य में निवेश को बढ़ावा देना है। मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मकसद राज्य में निवेश को बढ़ावा देना है। उद्योगों और कल कारखानों के लिए निवेशकों को आमंत्रित करना इस सम्मेलन का प्रमुख मकसद है। भारत की 40% घनी संपदा झारखंड में मौजूद है। बावजूद इसके ये राज्य विकास से कोसों दूर है। झारखंड को 2019 तक देश का पावर हब बनाने के लिए ये सम्मेलन बेहद अहम है। जो इस समृद्ध राज्य की गोद में जो गरीबी पलती है, तो उस गरीबी को समाप्त करने के लिए हर सेक्टर में हमको काम करने की जरूरत है।
और इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन की जा रही, जहां देश विदेश के लोगों को एक वर्ष हम लोग घूमकर राज्यों में रोड शो करना हो चाहे विदेश में रोड शो करना कर, हम उन सबको आमंत्रित कर रहे हैं। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सियासी दिग्गजों से लेकर उद्योगपतियों तक जमावड़ा रांची में जुटा। वित्त मंत्री अरुण जेटली, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, तो रतन टाटा, अडानी, कुमार मंगलम बिरला जैसे उद्योगपतियों ने भी मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। ये राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण पहल है। कृषि, एग्रीकल्चर, सेवाएं, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन तीनों में आगे बढ़ोतरी होने का बहुत बड़ा स्कोप है। मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग में खाद्यान्न है तो वैल्यू एडिशन की वजह से बहुत बड़ा स्कोप है। हालांकि झारखंड को बुलंदी पर पहुंचाने का सपना इतना आसान नहीं है। राज्य में खनिज तो भारी मात्रा में है, लेकिन बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों का यहाँ काफी अभाव है। हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है पानी के लिए। ये 2 रोज में तो 1 रोज आता है, 1 टैंकर पानी, उसमें भी पानी नहीं पूरता है। हम लोग चापाकल है न कुइयां है, नहीं मिला पानी। पानी आया, हम लोग का पानी नहीं मिला। आधा गाड़ी पानी लाया, क्या हुआ, किसी कोई के पानी नहीं हुआ, चल गया आपस। क्या हर दिन आता है? हर दिन नहीं आता है, 2 दिन बीच करके आता है। ना इसमें एक चापाकल है ना ही नाल है। हम लोग के लिए पानी के लिए बहुत दिक्कत है। आप देख ही रहे कि कितना सब खाली ले जा रहा है। बस यहाँ 2 कुआं है, उस चीज के लिए हम लोग कभी कभी पीते भी है। क्या करेंगे, पानी नहीं मिलता तो मजबूरी में कुआं का पानी का पीना भी पड़ता है। आदिवासी बहुल झारखंड में चहुमुखी विकास की जरूरत है और ये देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में शामिल है। लिहाजा इसके सामने चुनौतियां भी तमाम हैं। सरकार ने पिछले दिनों कारोबार और उद्योगों की स्थापना के लिए कई नियमों को आसान बनाया। अब झारखंड को उम्मीद है कि इस सम्मेलन के जरिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी राज्य की पहचान बनेगी और लोग निवेश के लिए उत्साहित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात करेंगे सेना के जवानों की और सेना के जवाब की उन लोगों को जो भारत में रहकर भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में अड़ंगा डालने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का अड़ंगा आतंकी हरकत ही माना जाएगा और उसी हिसाब से उपद्रवियों पर सख्ती भी होगी। हरियाणा में नारनौल के बनिहारी गांव में लोगों ने शहीद मेजर सतीश दहिया को नम आंखों से बधाई दी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लीड कर रहे मेजर दहिया शहीद हो गए थे। हंदवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई में कुछ स्थानीय लोगों ने अड़चन डालने की भी कोशिश की। उन्होंने सेना के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें कई जवानों को चोटें भी आई। तस्वीर ये दिखा रही है कि कैसे सेना के उन जवानों पर पथराव किया गया जो इलाके के लोगों की सुरक्षा में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। हालांकि सेना के किसी भी जवान ने लोगों पर जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए लगातार लोहा लेते रहे। आतंकियों से लड़ते हुए मेजर सतीश दहिया ने शहादत दे दी। बुधवार को हंदवाड़ा और बांदीपोरा की मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को आखिरी सलामी के मौके पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में अड़चन पैदा करने वालों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर हमला करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं इसको चेतावनी नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूँ कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सेना प्रमुख ने ये भी कहा कि जो लोकल लोग ISIS और पाकिस्तान के झंडे दिखाकर लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन्हें भी राष्ट्रद्रोही माना जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। That people who have picked up arms, if they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. रक्षा मामलों के जानकारों ने सेना प्रमुख के सख्त संदेश को वक्त की जरूरत बताया है। जो जनरल रावत ने अब स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट बहुत पहले दी जानी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि अब आर्मी ने कह दिया है और इंडियन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी और कर रही है।
और इंडियन आर्मी इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा है और एक डेमोक्रेटिक मशीनरी का एक अहम हिस्सा है। उपद्रवियों से सख्ती वाले सेना प्रमुख के बयान को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन बयान पर कांग्रेस के अंदर दो राय है। हमारा ये मानना है कि राष्ट्र ऋणी है देश की सेना का और अर्धसेना बलों का। यदि आज हम सुरक्षित हैं और अपनी गतिविधि अपनी इच्छानुसार करने में सफल है तो मात्र इस कारण कि हमारी सेनाएं हमारे पहरेदार बनकर के खड़ी है। सेना के कामकाज में हस्तक्षेप न हो, ये सेना के हित में है। आर्मी चीफ का चिंतित होना स्वाभाविक है और किसी को भी आतंकवाद का साथ नहीं देना चाहिए। आतंकवाद का समाज में कोई स्थान नहीं है और दुनिया के हर धर्म ने आतंकवाद की निंदा की है, मना किया है। सार्वजनिक रूप से एक आर्मी चीफ को ये बात देना शोभा नहीं देता है। ऐसे भी इन चीजों को आर्मी चीफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो वो पुलिस का काम है, स्थानीय प्रशासन का काम है। फौज का काम होता है कि आतंकी गतिविधियों में स्थानीय प्रशासन की मदद करना और उसको उसी दायरे में रहना चाहिए। ये लगता है कि आर्मी चीफ या तो हो सकता है किसी चीज से उत्साहित हो गए होंगे या कहीं अपना संयम थोड़ा सा खो गए। पिछले साल 8 जुलाई को हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी ने उपद्रव का लंबा दौर देखा था। सेना प्रमुख की चेतावनी में ऐसे उपद्रवियों के साथ ही आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के लिए भी सख्त संदेश छुपा है। सचिन भाटिया, एपीएन, नोएडा। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश के नौजवानों को ये सोचना होगा कि हमें सेना के जवानों की राह की मुश्किलों को दूर करना है, ना कि उनकी मुश्किलों को बढ़ाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 1986 में भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन करने वाले स्वरूप तुर्की, अमेरिका, इथियोपिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और जापान में विभिन्न कूटनीतिक मिशन पर जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें अप्रैल 2015 में विदेश मंत्रालय का आधिकारिक प्रवक्ता बनाया था और सैयद अकबरुद्दीन के बाद नई दिल्ली स्थित इसके पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी थी। खबर आ रही है कि गोपाल बागले विदेश मंत्रालय के अगले प्रवक्ता होंगे। यूपी में सियासी पारा गर्म है और बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई मौका नहीं चूक रहे हैं और राजनीतिक हमले तेज होते जा रहे हैं। इस बीच AIMIM के अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। ओवैसी ने दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू बता दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन ने न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल से आधिकारिक रूप से दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का कार्यभार संभाल लिया। न्यायमूर्ति सेन ने 3 पन्ने के निर्देश जारी किए और इस दौरान निवर्तमान पर्यवेक्षक न्यायमूर्ति मुदगल द्वारा चुनी गई अधिकांश समितियों को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सेन ने निर्देश दिए कि सभी खिलाड़ियों, सहायक स्टाफ और अन्य लोगों को लंबित राशि का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा। एसीबी की टीम ने गुरुवार सुबह रायपुर में अलग अलग स्थानों पर 9 सरकारी अफसरों के 15 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी। इन अधिकारियों के घर से बड़ी संख्या में चल और अचल संपत्ति के कागजात बरामद होने की बात सामने आ रही है। रायपुर में समाज कल्याण विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ML पांडे के सुंदरनगर स्थित बंगले पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। इसके अलावा वन विभाग के SDO रामेश्वर प्रसाद वर्मा और कृषि विभाग के शालिक राम वर्मा के घर भी एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। गुरुवार को शेयर बाजार तेजी के साथ कारोबार कर बंद हुए हैं। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 145.71 अंकों की बढ़त के साथ 28,301 के स्तर पर और निफ्टी 53.30 अंकों की तेजी के साथ 8,778 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुए हैं। दोनों सूचकांक में आधे फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। आप देख रहे हैं देश की बात और अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। अगर आपके पास कोई खबर हो तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर APN न्यूज़ इंडिया और व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9643106027 पर। फेसबुक पर आप हमें APN न्यूज़ इंडिया पेज पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहीं ईमेल हमारा है contact@apnlive.com। आप हमें हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं।
दिल्ली में 2005 में दिवाली से ठीक पहले हुए धमाके में मुख्य आरोपी तारिक अहमद डार दोषी तो साबित हुआ है, लेकिन वो जल्दी ही छूट जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 2 और आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी तारिक अहमद डार को दोषी मानते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं मोहम्मद हुसैन फाजिली और मोहम्मद रफीक शाह को बरी कर दिया गया है। 2005 में दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 में से 2 आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि तीसरे आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना, लेकिन गैर कानूनी गतिविधि चलाने के आरोप में। जिस आरोप में उसे सजा सुनाई गई है उसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। तारिक डार 11 साल से जेल में बंद है। ऐसे में अगर उसे अधिकतम सजा भी सुनाई जाती है तो भी वो छूट जाएगा। जहाँ तक बॉम्ब ब्लास्ट का सवाल है वो सबको अक्विट कर दिया है और इन्होंने 11 से ज्यादा साल कोर्ट में कस्टडी में ऑलरेडी काट लिए हैं। तो जिनका कन्विक्शन भी हुआ है तारिक अहमद डार का, उनको भी ऑलरेडी अंडरग्राउंड में छोड़ दिया। 2 आरोपी मोहम्मद रफीक शाह और मोहम्मद हुसैन फाजिल को बरी कर दिया गया। 2008 में कोर्ट ने तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजिल और मोहम्मद रफीक शाह डार पर आरोप तय किए थे। पुलिस ने चार्जशीट में उन पर देश के खिलाफ जंग छेड़ने, साजिश रचने, हथियार जुटाने, हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप लगाए थे। 12 साल पहले 29 अक्टूबर 2005 को दिवाली के ठीक एक दिन पहले हुए सीरियल ब्लास्ट में 62 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली के सरोजनी नगर, कालकाजी और पहाड़गंज में ये धमाके हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिल गए, जिसके बाद कुल कार्यरत जजों की संख्या 23 से 28 हो चुकी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन 5 जजों की नियुक्ति के आदेश को मंजूरी दे दी है। सभी 5 जज हाईकोर्ट में काम कर रहे हैं, जिनमें से 4 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। नए जज कल यानी शुक्रवार को शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही 5 नए जज मिलेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के फैसले पर मुहर लगा दी है। सभी 5 जज 17 फरवरी को शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 28 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 31 जजों के पद हैं और अभी 23 जज काम कर रहे हैं। जिन जजों को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाने का फैसला किया गया है, उनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नवीन सिन्हा, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय किशन कौल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता, केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहन एम शांता नागोदर और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एस अब्दुल नजीर का नाम है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पक्ष में रही है, जबकि केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति को लेकर अलग प्रणाली चाहती है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अगुवाई में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस J चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर के कॉलेजियम ने केंद्र को 5 नाम नियुक्ति के लिए भेजे थे। सुप्रीम कोर्ट में मई 2016 के बाद ये नियुक्तियां हो रही हैं। नेहा चंद्रा, APN दिल्ली। आइए अब आपको इन 5 नए जजों के बारे में जानकारी देते हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएट जस्टिस संजय किशन कौल का जन्म 26 दिसंबर 1958 को हुआ था। उन्होंने 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दीवानी और कंपनी मामलों में वकालत शुरू की। मई 2001 में वो दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज नियुक्त हुए और मई 2003 में स्थायी जज नियुक्त किए गए। 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे। जून 2013 में जस्टिस संजय किशन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के और फिर जुलाई 2014 में मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 7 मई 1955 को जन्मे जस्टिस दीपक गुप्ता वकीलों के परिवार से आते हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 में कानून की पढ़ाई पूरी की और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। अक्टूबर 2004 में वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुए। वे 2 बार हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे। मार्च 2013 में जस्टिस दीपक गुप्ता त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और फिर मई 2016 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 5 मई 1958 को जन्मे जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर ने 1980 में कर्नाटक के धारवाड़ में वकालत शुरू की थी। कुछ समय बाद वे बेंगलुरु आ गए और 1984 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। उन्होंने मुख्यतः दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों में जिरह की है।
वे 1999 से 2002 तक कर्नाटक राज्य के भी वकील रहे। मई 2003 में जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज नियुक्त हुए। सितंबर 2004 में वे स्थायी जज बने। केरल हाईकोर्ट में भी जज रहे और अगस्त 2016 में कार्यवाहक और सितंबर 2016 में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। जस्टिस नवीन सिन्हा मूलतः पटना से हैं और 1 साल पूर्व ही उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्हें कंपनी लॉ, दीवानी और फौजदारी के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है। जस्टिस सिन्हा 2004 में पटना हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए थे। पटना से वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्थानांतरित हुए और वहीं मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 5 जनवरी 1958 को जन्मे जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने 1983 में वकालत शुरू की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट में वकालत करने के बाद उन्हें 2003 में कर्नाटक हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था। सितंबर 2004 में वे कर्नाटक हाईकोर्ट के स्थायी जज बन गए। जस्टिस अब्दुल नजीर उन चंद जजों में से हैं जो किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस अब्दुल नजीर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अकेले मुस्लिम जज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात करते हैं देश की एक बड़ी उपलब्धि की। इसरो ने मेगा मिशन के जरिए विश्व रिकॉर्ड बना लिया। PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट को सफल तरीके से लॉन्च कर भारत ने इतिहास रचा। दुनिया भर के प्रमुख अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी। हालांकि चीन ने इसे एक छोटी उपलब्धि बताया है। 2, 1, 0, +1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की उपलब्धि की पूरी दुनिया ने तारीफ की है, लेकिन चीन भारत की सफलता से जल भुन रहा है। PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट को सफल तरीके से लॉन्च कर भारत ने इतिहास रचा, तो दुनिया भर के अखबार इसरो की तारीफ से पट गए। दुनिया भर के प्रमुख अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी। प्रमुख अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, एक दिन में सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के पिछले रिकॉर्ड से 3 गुना ज्यादा, 104 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग, फिर उन्हें ऑर्बिट में ठीक ढंग से भेजा गया है। उसने भारत को स्पेस बेस्ड सर्विलांस और कम्युनिकेशन के तेजी से बढ़ते ग्लोबल मार्केट में अहम खिलाड़ी के रूप में पेश किया है। इसरो ने अपने टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस को साबित किया है। एक दूसरे प्रमुख अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, ये लॉन्चिंग इसरो के लिए बड़ी कामयाबी है। कम खर्च में कामयाब मिशन को लेकर इसरो की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के अलावा दुनिया के दूसरे देशों के अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता दी। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा है, नया रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली ये लॉन्चिंग तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस मार्केट बाजार में एक संजीदा खिलाड़ी के रूप में भारत को मजबूती देगी। भारत सरकार ने इस साल अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए बजट बढ़ा दिया है। साथ ही शुक्र ग्रह तक मिशन भेजने का ऐलान किया गया है। जहां एक और दुनिया भर के अखबार इसरो की सफलता से गदगद दिखे, तो वहीं चीन ने तारीफ में भी तंज कसा है। चीनी अखबार ने अपने लेख में लिखा है कि 104 सैटेलाइट लॉन्च करना भारत के लिए उपलब्धि तो है, लेकिन भारत अभी भी स्पेस के क्षेत्र में अमेरिका और चीन से काफी पीछे है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कामयाबी सिर्फ नंबर के आधार पर नहीं होती है, इसलिए ये एक सीमित कामयाबी ही है और ये बात भारतीय वैज्ञानिक भी जानते हैं। लेख में कहा गया है कि अभी तक भारत की ओर से स्पेस स्टेशन के लिए कोई भी योजना नहीं है, तो वहीं मौजूदा समय में भारत का कोई भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में नहीं है, जबकि चीन के 2 एस्ट्रोनॉट्स ने पिछले साल 30 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। देश की बात की आखिरी पड़ाव में अब बात देश और दुनिया के इतिहास की। दुनिया के इतिहास में 16 फरवरी कई घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण है। जानिए कुछ ऐसी बड़ी घटनाओं के बारे में जो आज के दिन हुई थी। 1944 में हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के का नासिक में 74 साल की उम्र में निधन हुआ था। 1959 क्रांतिकारी नेता फिडेल कास्त्रो क्यूबा के इतिहास में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 32 साल की उम्र में क्यूबा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आज ही के दिन 1969 में मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट जारी किया गया। वहीं 16 फरवरी 2005 क्योटो संधि अस्तित्व में आई। इसके तहत ग्लोबल वार्मिंग के लिए दुनिया के बढ़ते प्रदूषण को जिम्मेदार बताया गया। IAS जौहर यानी इंद्रजीत सिंह जौहर हिंदी सिनेमा जगत में चर्चित अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक। आज उनका जन्मदिन है। IAS जौहर को 1971 में जॉनी मेरा नाम फिल्म में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इस फिल्म में उनके तिहरे रोल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें मिला था। प्रेमी, गंगाराम, प्रियतमा, बढ़ती का नाम दाढ़ी, प्रेम शास्त्र, त्रिमूर्ति, 2 आंखें, आज की ताजा खबर, 3 देवियां उनकी चर्चित फिल्में थीं।
पढ़ने लिखने में भी उनकी खासी दिलचस्पी रही। 2 बार एमए के साथ उन्होंने वकालत भी की, लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत उन्हें तब मिली जब उन्होंने इंदिरा शासन से नाराज होकर नसबंदी फिल्म बना डाली। बाद में जब जनता शासन ने नाराज हुए तो इंदिरा गांधी के हराने वाले राजनारायण के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला। नेताओं से छेड़खानी करना उन्हें बहुत त्रास आता था। हास्य प्रेम ऐसा कि मरने से पहले अपने बच्चों को कहा कि मेरे मरने वालों की खबर अखबारों में भेजना मत भूलना।